हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम क्लास 7th चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने अर्थ या पृथ्वी के अंदर जो बल हैं, अंतर्जनित और बहिर्जनित, एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक जो फोर्स हैं, उनके बारे में हमने रीड किया। भूकंप क्या है, उद्गम के अंदर क्या है, अधि के अंदर क्या है, भूकंप की तरंगे, पी वेव्स, एल एस वेव और एल वेव्स, इनके बारे में हमने समझा। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। आज हम करते हैं सेकंड पार्ट में मुख्य स्थलाकृतियाँ। स्थलाकृतियाँ आप बार बार 6th क्लास में भी रीड किया आपने, 7th के फर्स्ट चैप्टर में भी हमने रीड किया है। जो पृथ्वी पर अलग अलग आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत पाए जाते हैं, घाटियाँ पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, तो उनके बारे में आज हम यहाँ समझेंगे। अपक्षय और अपर्दन, ये दो चीज़ें हैं। इन प्रक्रियाओं के द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, यानी कि जो हमारी अर्थ का स्थल आकृति है उसमें बदलाव होता रहता है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। जितने भी सेल हैं पृथ्वी की से बनी है, सेलों से बनी हमारी पृथ्वी। तो इसमें हमने 3 प्रकार की जो सेलों के बारे में रीड किया था, आग्नेय सेल, कायांतरित सेल और रूपांतरित सेल। इन्हीं सेलों में क्या होता है, बदलाव होता रहता है। सेल चक्र के बारे में आपने शायद लास्ट लेसन में ही रीड किया था, हमने समझा था। और सेलों के टूटने से कौन सी क्रिया होती है, अपक्षय की क्रियाएं, यानी कि एक दूसरे से टकराने से या फिर दूसरी एक्टिविटी से सेल टूटती रहती हैं। भूदर्शय पर जल, पवन और हिम, यानी कि जो हमारी भू है, पृथ्वी है, उस पर जल के कारण, पवन के कारण या हिम बर्फ के कारण विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले अक्षय को अपर्दन कहते हैं। यानी टूटने फूटने की जो भी प्रोसेस है वो अपर्दन है या अपक्षय है। वायु, जल आदि के अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, यानी कि जो टूटे फूटे का या तो हवा उड़ा ले जाती है या फिर पानी के साथ बहकर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उनको, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद जैसे हवा रुक जाती है, वो रेत मिट्टी जो भी अपने साथ कंकड़ लेके आई है वो जहाँ पर हवा रुकती है वहीं उसी स्थान पर जम जाते हैं। पानी का बहाव जहाँ स्पीड कम होगी, बहाव कम होगा, तो वो जो पानी अपने साथ मिट्टी कंकड़ लेके आए तो बहाव कम होने पर वहाँ जम जाते हैं, तो इसको बोलते हैं निक्षेपण। तो इस प्रकार की जो 2 प्रक्रियाएं हैं, अपर्दन और निक्षेपण, इन दोनों प्रक्रियाओं से पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता रहता है। तो इन्हीं निर्माण में कौन कौन से कार्य, किन किन की ज़्यादा मदद की जा रही है, किन के कारण बदलाव आता है, तो वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम यहाँ जलप्रपात के बारे में देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। हजारों छोटे बड़े जलप्रपात पाए जाते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो साउथ अमेरिका के अंदर, दक्षिण अमेरिका के अंदर वेनेजुएला का एंजोल, ध्यान रखना, वेनेजुएला का एंजोल जलप्रपात है। तो यह अन्य जो जलप्रपात है उत्तरी अमेरिका के अंदर, कनाडा में, जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो बॉर्डर है उस पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। तो ये ध्यान रखना, एंजल कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के अंदर है, वेनेजुएला में है। और जो नियाग्रा है वो यूएसए और जो कनाडा है उसकी बॉर्डर पे है। अफ्रीका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे, उनकी बॉर्डर पर क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात है। तो ये कुछ मेन जो जलप्रपात है उनके बारे में। सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजल, कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के अंदर, वेनेजुएला में। ठीक है, अब यहाँ आप देखते हैं नदी के कार्य। तो ये भी जानकर हैरानी होगी कि नदी भी काम करती है क्या। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है, यानी कि जो जमीन है उसमें अपरदन होता रहता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जैसे ये पार्ट दिखाया गया है। सबको पता है कि जो माउंटेन एरिया होता है, पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ पर जो आइस होती है वो आइस मेल्ट होकर ही पानी बनकर रिवर्स में फ्लो करता है। तो एकदम ऊंचे स्थान से या ऊंची माउंटेन से और समतल माउंटेन से, नहीं कि इस प्रकार के माउंटेन से नहीं, जो समतल है इस प्रकार का माउंटेन और यहाँ से पानी एकदम नीचे गिरता है, इसको बोलते हैं जलप्रपात। यानी कि समतल जो माउंटेन एरिया है यहाँ से पानी का नीचे एकदम गिरना क्या कहलाता है, जलप्रपात कहलाता है। ठीक है, ये जलप्रपात हमने अभी रीड किए थे। अब हम यहाँ रिवर के कार्यों के बारे में देखते हैं कि रिवर जब माउंटेन से फ्लो करती हुई बहती हुई कहाँ आती है, मैदानी एरिया में प्रवेश करती है, एंट्री करती है, तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। यानी कि पहाड़ी एरिया से तो जहाँ उसको रास्ता मिल रहा है वहाँ से वो होती आ रही है, लेकिन जो समतल एरिया अब यहाँ तक आ गई, तो समतल एरिया में सीधी चलने की बजाय कि उसमें कई बार क्या आ जाते हैं, मोड़ आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो मोड़दार मार्ग में बहने लगती है, ऐसे मोड़ बन गए,
तो इन्हीं बड़े मोड़ को, जो मोड़ आ जाते हैं ये वाले मोड़, इनको हम विसर्प कहते हैं। यानी कि जैसे सर्प की आकार बन जाता है ना, सर्प जैसे आपने कभी सांप को चलते हुए देखा होगा, तो ऐसे ही मुड़, ऐसे मुड़ के चलता है सर्प। तो इसी को हमने क्या, इस नदी का जो बहाव है, इस तरह के बहाव को क्या नाम दे दिया, विसर्प। ओके। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण, आपने जैसे अभी पढ़ा है, ये दो प्रोसेस हैं, ये हमेशा चलती रहती हैं। कभी तेज बहाव के कारण अपर्दन हो जाता है, बहाव कम होने पर निक्षेपण हो जाता है। ठीक है। तो विसर्प लूप के सिरे निकट आते चले जाते हैं। इन दोनों प्रोसेस से जो लूप हैं, अभी ये यहाँ समझेंगे लूप हैं, तो ये क्या हो जाता है, निकट आते चले जाते हैं। और विसर्प जो लूप हैं नदी से कट जाते हैं, कई बार जैसे ये अलग हो जाते हैं, तो इनके अलग होने से या कटने से एक झील बन जाती है अलग से। ये रिवर के साइड में अलग से पार्ट बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। ठीक है। इसे चाप झील, ऑक्स बो लेक भी कहा जा सकता है, इंग्लिश में ऑक्स बो लेक या चाप झील। कभी कभी नदी अपने तटों के बाहर बहने लगती है, यानी कि पानी का अमाउंट क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा मात्रा में पानी होगा तो वो क्या होगा, नदी के किनारों के दोनों साइड में, किनारों के ऊपर से बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार निकटवर्ती जो एरिया है, जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, ये रिवर है, ये फ्लो करती हुई आ रही है। अगर इसके अंदर पानी ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो कुछ पानी इधर एरिया में और कुछ पानी इधर एरिया में जाना शुरू हो जाएगा। तो जो निकटवर्ती एरिया है उसके आसपास जो पानी है वो बहना शुरू हो जाएगा, और वो बाढ़ के कारण, जैसे आपने देखते हैं फ्लड कब आते हैं, जब पानी रिवर के अंदर ज़्यादा मात्रा में आता है। तो किनारों के जो निकटवर्ती एरिया है, महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। निक्षेपण में जमना, पानी के साथ मिट्टी कंकड़ जो भी बह कर आए हो आसपास एरिया में, जो पानी ओवरफ्लो होकर जा रहा है आसपास के एरिया में, तो वहाँ जमना शुरू हो जाता है, निक्षेपण शुरू हो जाता है। ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं, यानी कि जो पानी के साथ बहकर आए पदार्थ हैं उनको अवसाद बोलते हैं। जो समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण करते हैं, यानी कि रिवर के आसपास का जो एरिया है, पानी के साथ जो मिट्टी कंकड़ रेत बहकर आया है, वो आसपास के एरिया में जमकर जो जमने से जो मैदान बनते हैं उसको बोलते हैं बाढ़कृत मैदान, यानी कि बाढ़ के आने से जो मैदान बने हैं उसके कारण। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, यानी कि जो साइड के तटबंध है एरिया है उसको क्या बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं। ठीक है। समुद्र के पहुंचते पहुंचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है। तो आप सबको पता है, माउंटेन से बहना शुरू होके जो बीच के एरिया है, समतल एरिया है, मैदानी एरिया है, उन एरिया से होती हुई लास्ट में किसी भी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। जो आसपास या कुछ जहाँ भी समुद्र मिलता है वहाँ मिल जाती हैं। तो वहाँ तक जाते जाते अनेक धाराओं में जो पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है। जब तक फ्लो ठीक रहता है वो एक ही उसमें बहती रहती है, लेकिन जब फ्लो बिल्कुल कम हो जाता है, तो जहाँ जैसे बहुत सारी रिवर बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती हैं, ये मानते बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल में आने से गिरने से पहले ये जो रिवर हैं, ये रिवर के कई पार्ट ऐसे बट जाते हैं, इसको वितरिकाएं बोलते हैं, और ये जो यहाँ बना है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये पिक्चर बनाई गई है, ये जो पिक्चर बनाई गई है, एक रिवर है, एक रिवर से कई पार्ट इसके बन गए, इसको डेल्टा या वितरिकाएं, यानी कि जिसकी कई पार्ट बन जाते हैं। ठीक है। एक मुख्य रिवर के कई पार्ट होना, और इस तरह की जो शेप बनती है रिवर्स के, वाटर का जो फ्लो है उसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है, पानी का फ्लो इतना कम हो जाता है कि अपने साथ लाए हुए जो भी मलबा है, मिट्टी है, कंकड़ है, जो भी है, निक्षेपण होता है जमाव करना। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसाद संग्रह को डेल्टा कहते हैं। जितना भी अवसाद वहाँ जमा हो जाता है वो क्या कहलाता है, डेल्टा। डेल्टा एरिया का जो क्षेत्र है वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तो आपका यहाँ जो सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं समुद्री तरंग के कार्य। समुद्र के अंदर जो लहरें उठती हैं वो क्या कार्य करती हैं। तो सबसे पहले इस लहरों को समझने के लिए यहाँ जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, समुद्र के अंदर क्या ज्वार भाटे आते रहते हैं, दिन में 2 बार, एक बार लहरों का उठना फिर वापस गिरना, उसको बोलते हैं ज्वार भाटा। तो जो चट्टानें हैं समुद्र के अंदर, ये चट्टान दिखाई दे रही हैं, तो पानी का बहाव अभी हम यहाँ से मान के चलेंगे, ये चट्टान है, तो ये इससे बार बार पानी टकराएगा, पानी बार बार टकराएगा, तो यहाँ एक छेद होना शुरू हो जाएगा। जो छेद बना हुआ है इसको तटीय मेहराब, देखो इससे पहले ये दिखा रखा है, ये छेद पहले कम है, समुद्री गुफा,
यानी कि ये छेद पहले गुफा की तरह बनना शुरू हुआ। आप देखते हैं कि किसी चट्टान के नीचे अंदर जाते हो तो उसको गुफा बोलते हैं। इसी तरह से पानी के टकराने से जो गुफा बनना शुरू होता है उसको समुद्री गुफा बोलते हैं। ये अब तक चट्टान को आर पार नहीं हुआ है, ये जो गुफा है ये अंदर बाहर निकलने का रास्ता नहीं बना है, लेकिन जब पानी आर पार निकलना शुरू हो जाता है चट्टान के नीचे से, उसको बोलते हैं तटीय मेहराब। और बिल्कुल जो एक चट्टान का पार्ट दीवार की तरह अलग खड़ा रहता है, इसको स्टैग बोलते हैं। तो ये 3 प्रोसेस यहाँ हमने समझी है। एक तो समुद्री गुफा का बनना, जो समुद्र का पानी टकराता है तो जो चट्टान है वो क्या धीरे धीरे टूटती रहती है, तो चट्टान से वो क्या बन जाती है, गुफा बन जाती है। फिर वो धीरे धीरे इतनी टूट जाती है कि उसके बीच का चट्टान वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और पानी एक साइड से दूसरी साइड चट्टान की तरफ बहना शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे इतना चट्टान लहरों का जो टकराव है वो बार बार होने के कारण जो चट्टान है वो अलग हो जाती है, ये वाला अलग पार्ट और ये वाला अलग, बीच से पानी बिल्कुल क्रॉस हो जाता है। तो इस प्रकार क्या बोलते हैं, स्टैग बोलते हैं। तो इसको अब हम समझते हैं समुद्र की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, उनका क्या काम है। समुद्र की तरंगे अपर्दन और निक्षेपण करती हैं, और वही बात है कि जो पानी के साथ मिट्टी कंकड़ है ऐसे ही समुद्र के साथ है। तटीय स्थल आकृतियां बनती है, तटीय किनारों पर जो आकृतियां बनती हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहे, सैल मीन्स ये चट्टाने से, जिससे दरार विकसित होती हैं, उनमें दरार होना शुरू हो जाता है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं, तो इनको समुद्री गुफा, जब ये दरारें बड़ी और चौड़ी हो जाती है तो क्या बनती हैं, समुद्री गुफाएं बनती हैं। इन गुफाओं के बड़े होने पर केवल छत बच जाती है, ये बताया था जो मैंने, ये ज़्यादा जो इसमें सिर्फ छत बच जाती है, नीचे का एरिया बिल्कुल साफ हो जाता है, इसको बोलते हैं तटीय मेहराब। और ज़्यादा लगातार अपर्दन होने से, चट्टानों के टूटने से छत भी टूट जाती है, ऊपर का पार्ट भी, तो सिर्फ क्या बच जाती है, दीवारें बच जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैग बोलते हैं। तो ये तीनों बातें मैंने यहाँ समझाई थी। ये पहला पार्ट जो समुद्री गुफा, दूसरा पार्ट तटीय मेहराब और तीसरा स्टैग। तो ये तीनों पार्ट है कि मैंने समझा दिए हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सेलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं, यानी कि ऊपर उठे हुए जो चट्टानी भाग किनारे हैं उनको समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर जो अवसाद जमा कर देती हैं, यानी पानी लहरों के साथ जो है वो किनारों की तरफ आता है, जो भी उसमें मिट्टी कंकड़ जो भी हैं, जलीय जीव हैं, उनके जो अड्डिया वगैरह हैं वो सब वो जमा कर देती हैं, उनको बोलते हैं समुद्री पुलिन, जिसको हम इंग्लिश में बीच बोलते हैं, समुद्री बीच बोलते हैं। ठीक है। अब है हिमनद, हिम की जो नदियां हैं वो भी कार्य करती हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। हिमनद या हिमानी बर्फ, यानी कि जो बर्फ हिमालय के अंदर, बर्फ हिमालय पर बर्फ जमी रहती है, उससे नदियां बहती रहती हैं, जो पानी पिघलता रहता है बर्फ से, उससे नदियां बनती हैं। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपहृत करते हैं। बर्फ के कारण जो वहाँ पर चट्टान है, पर्वत किसी चट्टानों से बने होते हैं, तो उनकी जो पत्थर हैं उनको भी तोड़ते रहते हैं। कौन सी, बर्फ तोड़ती रहती है। गुलासमी मिट्टी या पत्थरों के भूदर्शक का अपरदन करती रहती हैं, जो आइस है उसे वहाँ की जो मिट्टी है या पत्थर हैं जिन पर बर्फ जमी रहती है उनका भी अपरदन होता है। हिमनद गहरे गर्त का निर्माण करती हैं। पर्वतीय जो इलाका है बर्फ पिघलने से उन गर्तों में भर जाता है, यानी कि जब गड्ढे होते हैं, गर्त मीन गड्ढे, पहाड़ों के अंदर जो गड्ढे होते हैं उनमें जो बर्फ पिघल कर पानी भर जाता है और वो क्या बन जाती है, झील बन जाती है। कहाँ पर, पर्वतीय एरिया में। हिमनद के द्वारा लाए गए जो पदार्थ हैं, छोटे बड़े पत्थर हैं, सेल हैं, रेत है, तलछट है, मिट्टी है, तो इन सब के कारण क्या बनते हैं, हिमनद हिमोड़ बनते हैं। इनके निक्षेपण होने से क्या बन जाते हैं, हिमनद हिमोड़ बनते हैं। तो यहाँ हमने दो बातें देखी हैं, दो बातें, एक तो गर्त बनते हैं, गर्त भर जाने से झील बनती है, पानी से भरने से गर्तों के झील बन जाते हैं, और फिर ये जो रेत है, तलछट मिट्टी है, इनके जमने से क्या बन जाती हैं, हिमनद हिमोड़ बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पवन के कार्य, जो हवा है उसके कार्य। हवा ज़्यादातर कार्य जो रेगिस्तान एरिया है, राजस्थान का एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा काम करती है। तो रेगिस्तान का एरिया इसमें देखते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान को देखा है, बालू के टिब्बे होंगे वहाँ पर, तो कभी आप उस रेत को इकट्ठा करने की कोशिश की, अगर आप कहीं जाएँ देखें तो रेगिस्तान में जो हवाएं हैं वो अपरदन और निक्षेपण दोनों काम करती हैं। तेज़ हवाएं होंगी तो मिट्टी को अपने साथ उड़ा कर ले जाएंगी, हवाएं जब कम तेज गति से हवा होगी तो निक्षेपण हो जाएगा, उस रेत को कहीं पर जमा कर देंगी। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार का सेल देख सकते हैं, यानी कि जो ये रेत है तो रेत हवा के साथ उड़ेगा, तो कई बार क्या होता है, जो ऊपर का पार्ट है उसको कम उड़ा कर ले जा सकते हैं, लेकिन जो नीचे का पार्ट है
इसके इधर का पार्ट भी उड़ा लिया और इधर के पार्ट का भी उड़ा लिया, बीच का बच गया और ऊपर की ये सिरा बच गया। तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है इसको हम छत्र कहते हैं, यानी कि छाते की तरह बन जाता है। ठीक है, तो ये रेगिस्तान या राजस्थान के अंदर जहाँ भी रेगिस्तान है वहाँ इस प्रकार की जो शेप बनती है रेत की, उसको बोलते हैं छत्रक शैल। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा, अभी मैंने बताया ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को ज़्यादा उड़ाती है, इस भाग को हवा और इस भाग को अपने साथ उड़ा ले जाती है। तो जो ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटते हैं, ऐसी शैल का आधार संकीर्ण यानी कि नीचे से कम है और ऊपर जो सिर है वो विस्तृत है, विशाल है। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है, स्पीड कम होती है, तो रेत गिरकर किसी छोटी पहाड़ी बना देती है, जिसको बालू का टिब्बा बोलते हैं। यानी कि जब इतना ज़्यादा मात्रा में रेत हवा उड़ा के ले जाती है, जब तेज स्पीड में होती है, जो कि जब एक जगह गिरता है तो एक ढेर सा बन जाता है, जिसको छोटी पहाड़ी कह सकते हैं, बालू टिब्बा कह सकते हैं। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं, यानी कि ज़्यादा हल्का रेत होता है, तो वायु उनको उठाकर ज़्यादा दूर तक ले जा सकती है। और ये जो रेत के कण है हवा के साथ, ये किसी विस्तृत क्षेत्र में, किसी बड़े एरिया में जाकर निक्षेपित कर देती है, जमा कर देती है, जिसको लोहे से बोलते हैं। ये लोहे चीन के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है कि लोहे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, चीन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये है हमारा लेसन थर्ड। उम्मीद है आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा और वीडियो को ध्यान से सुना होगा। ओके, थैंक यू।